हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। कर्नाटक में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को लॉन्च किया गया है। इस अभियान को कहाँ लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हसन में, कहाँ पे हुआ है ये? कर्नाटक के हसन में इसे लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इस अभियान को लॉन्च किया गया है कर्नाटक के हसन में। और यह अभियान जो है किसके तहत किया गया है? यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है, जिसको लॉन्च किया गया, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है देश के सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा करने के लिए प्रेरित करना। अभियान का क्या उद्देश्य है? सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा का करने के लिए इनको प्रेरित करना। और इसमें जो है, इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान के पॉलिसी का दस्तावेज जो भी है उनके दरवाजे पर मिल जाएगा। यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके डोर टू डोर या उनके दस्तावेज मिल जाएंगे। किसके तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो इस अभियान का कोई लाभ होगा जिसके लिए यह लॉन्च किया गया है। इस अभियान का लाभ है किसानों और बीमा कंपनियों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी बिचौलिया वाला काम हटा दिया जाएगा, यानी बिचौलिए वाला काम नहीं रहेगा, जिस सीधे अब किसानों और बीमा कंपनियों के साथ संवाद होगा। और यह किसानों और बीमा कंपनियों के बीच जो मौजूदा घटा हुआ है उनको ख़त्म करना है। यानी मौजूदा घाटा जो है किसके बीच में? किसानों और बीमा कंपनियों के बीच में, उसको कम करना है। और अगले किसानों को प्रेरणा मिलेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज बढ़ाया जाएगा। यानी अगले किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बीमा कवरेज है वह भी बढ़ेगा। तो ये इसका लाभ है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों को नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। क्यों इसे लॉन्च किया गया था? प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों को जो नुकसान होता है और उनसे जो किसान, जिन किसानों का यह नुकसान होता है, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई थी। अब पिछले 6 सालों में लगभग 36 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले चुके हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा से जिन किसानों का फसल खराब हुई होती है उन्हें अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है इस योजना के तहत। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अब पहले ही इस योजना के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था। यानी जो इस योजना का लाभ लेता उसको इस कृषि ऋण के लिए बीमा अनिवार्य था। लेकिन 2020 में इस योजना के सभी किसानों को स्वैच्छिक कर दिया गया, यानी कोई फाउंडेशन नहीं है। इस योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 ट्रेंड इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट जारी किया है? इसका ऑप्शन है DTSI, सिप्री, PMFBY या मनरेगा। इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। सिप्री ने 2021 ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर का रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इसके की पॉइंट देखते हैं। तो यह किसने इस प्रकाशित किया है रिपोर्ट को? सिप्री ने। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या फुल फॉर्म है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म है। तो इसने इसका रिपोर्ट जारी किया है, तो यह ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर का रिपोर्ट जारी किया है।
वहीं 2017 से 21 के बीच में भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे बड़े बड़े जो देश हैं ये हथियारों के आयात तक हैं, यानी ये आयात करते हैं। और वहीं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जो है ये 5 बड़े जो देश हैं ये हथियार के निर्यातक हैं, यानी ये निर्यात करते हैं। कौन कौन देश? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। 2017 और 21 के अवधि के दौरान यह जो 5 आयात और वैश्विक आधार हथियार के आयात हैं लगभग 38% और निर्यात के लगभग 77% का हिस्सा किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2017 और 21 की अवधि के दौरान और 2012 और 16 की अवधि के दौरान 4.6% की कमी हुई है। और 2017 और 21 की अवधि के दौरान वैश्विक हथियारों का हस्तांतरण जो है 2007 और 11 की तुलना में 3.9% बढ़ा है, यानी 12 से 16 के बीच में कम हुआ है और 2007 और 11 की अवधि की तुलना में 3.9% बढ़ा हुआ है। और भारत के बारे में इसका रिपोर्ट क्या है? तो भारत के बारे में इसका रिपोर्ट है, भारत सबसे बड़ा हथियार आयात करता है और वहीं 2017 और 21 में भारत जो है 11% हिस्सा आयात किया था हथियारों का। और किससे किया था? रूस के द्वारा किया था। और रूस जो है भारत को हथियार का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता माना जाता है और है भी। और फ्रांस से भारत के आयात में वृद्धि हुई है। फ्रांस और भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आपूर्तिकर्ता बन गया है, यानी फ्रांस और भारत के बीच में जो आपूर्तिकर्ता है वह बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, यानी किस जगह पर किया जा रहा है? इलाहाबाद, कानपुर, गुजरात या हरिद्वार? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके की पॉइंट देखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है इसका आयोजन? गुजरात के अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में। और यह खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण है, यानी 2022 में खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण है। कहाँ पे हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में। और ये खेल महाकुंभ क्या है? तो ये खेल महाकुंभ जो है गुजरात सरकार द्वारा हर साल आयोजित खेल प्रतियोगिता है, यानी खेल प्रतियोगिता हर साल आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा। और इसे 2010 में शुरू किया गया था और जिसके कारण गुजरात में खेलों में क्रांति आ गई थी, यानी गुजरात में खेल की क्रांति आ गई थी जब 2010 में इसे शुरू किया गया था। और 2010 में जब इस पहले शुरू किया गया था तो इसमें केवल 16 खेलों को शामिल किया गया था। और वहीं 2019 में इस खेल महाकुंभ में 36 खेल के साथ साथ 26 पैरा स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। इसमें भागीदारी लेने के लिए यानी उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? तो इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए कोई आयु सीमा यानी कोई आयु एज बाउंडेशन नहीं है, आयु सीमा नहीं है। खेल महाकुंभ 2022 में भाग लेने के लिए कम से कम 9 वर्ष का होना चाहिए और इसका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। और इसमें गुजरात के लोगों को भारी भागीदारी होगी जिसमें यह भाग लेंगे और इसमें अलग अलग समूहों के लोग अलग अलग खेल खेलेंगे। इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं, जिससे इसमें कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, योगासन, मलखम्ब, टेनिस, तलवारबाजी आदि ये सब खेल इसमें शामिल हैं। किसमें? खेल महाकुंभ में। ये कहाँ हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने हाल ही में खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या झारखंड? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने हाल ही में खेल नीति लॉन्च की है। और अभी हमने पीछे देखा पिछला क्वेश्चन जिसमें खेल महाकुंभ गुजरात में ही हो रहा है। तो गुजरात के सरकार जो है वह एक खेल नीति का अनावरण किया है। तो खेल नीति क्या है?
तो खेल नीति का उद्देश्य है गुजरात के खेल को परिदृश्य को बदलना, यानी उसकी दृश्य को यानी सोच को बदलना है। और यहाँ पे गुजरात में जो खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचों को निर्माण किया जाएगा। और वहीं गुजरात सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा और बढ़ावा किया जाएगा, जिसमें शौकिया खेल, पेशेवर खेल की लीग आयोजित की जाएगी और गुजरात के कुशल खेल प्रशासन द्वारा इसे लागू किया जाएगा। तो इसके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं। खेल नीति के तहत 2022 और 27 में एथलीटों के लिए 4 नए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने की कल्पना की गई है, जिसमें इंटरनेशनल मानकों के प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगे, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्ट्रेंथ कोच और खेल विशेषज्ञ को एक विशेष टीम बनाई जाएगी। और इस उत्कृष्ट केंद्र जो दोनों स्थापित हैं, इसकी स्थापना जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर आपूर्ति प्रभावित हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है उत्पादन में कमी, रूस यूक्रेन में युद्ध, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण सेमीकंडक्टर आपूर्ति को प्रभावित हो रहा है। इसके की पॉइंट देखते हैं। रूस और यूक्रेन जो दोनों देश हैं, यह एक इस आपूर्ति श्रृंखला में योगदान करते हैं, यानी ये रूस और यूक्रेन दोनों देश मिलकर इस आपूर्ति श्रृंखला में अपना योगदान देते हैं। तो यूक्रेन का क्या योगदान है? तो यूक्रेन जो है नियॉन गैस का दुनिया में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जिसका उपयोग किसमें होता है? चिप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार सेमीकंडक्टर के निर्माण में नियॉन गैस का महत्वपूर्ण योगदान है। नियॉन गैस क्या है? तो नियॉन गैस जो है एक बाई प्रोडक्ट है। यह स्टील के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैसों का निस्पंदन द्वारा निर्मित होता है। यह एक बाई प्रोडक्ट है। कौन? नियॉन गैस। तो यूक्रेन जो है इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। और रूस का क्या योगदान है? तो रूस का भी सबसे बड़ा योगदान है। रूस जो है पैलेडियम का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। और रूस का मौजूदा प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण पैलेडियम को आपूर्ति को प्रभावित करेगा। अब पैलेडियम जो है अपनी चालकता और गैर संचारता क्षमता के लिए जाना जाता है। और यह सेमीकंडक्टर को बनाने में इसका उपयोग प्लेटिंग के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या उपयोग किया जाता है? प्लेटिंग को बनाने में। तो इसके लिए एक ऑप्शनल रिसोर्सेज भी हैं, यानी ये दोनों देशों के युद्ध से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ऑप्शनल रिसोर्सेज भी हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है पैलेडियम के मुख्य आपूर्तिकर्ता माने जाते हैं। और नियॉन को क्लोरीन और फ्लोरीन आधारित गैसों से रिप्लेस किया जाता है। यानी नियॉन जो है यूक्रेन है, यूक्रेन सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है, और पैलेडियम जो है रूस करता है। लेकिन नियॉन को भी रिप्लेस किया जा सकता है, क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे गैसों से रिप्लेस किया जाता है। और पैलेडियम जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से भी आपूर्ति किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रोजा बोनहेर कौन थी? तो इसका ऑप्शन है गायिका, लेखिका, चित्रकार या पत्रकार। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। यह एक चित्रकार थी, रोजा बोनहेर। इसके की पॉइंट देखते हैं। यह एक फ्रांसीसी चित्रकार थी जिनका नाम था रोजा बेनहेर, जिनका 200वां जन्मदिन मनाने के लिए गूगल के डूडल ने अपना डूडल बनाया था। यानी 16 मार्च यानी कल ही के दिन गूगल ने एक डूडल बनाया था। किसके लिए? रोजा बेनहेर के लिए, जो एक फ्रांसीसी चित्रकार हैं, और उनका 200वां जन्मदिन मनाने के लिए। और यह एक सफल करियर के लिए महिलाओं के लिए भावी पीढ़ी को प्रभावित की थी। और अपने कला करियर में इनको बोनहेर को आकांक्षाएं उस समय की महिलाओं के लिए अपरंपरागत थी, लेकिन उन्होंने वर्ष वर्ष के सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और रेखा चित्र के कैनवस पर अमर करने के लिए
अपने कलात्मक परंपराओं के विकास की बारीकी से अनुसरण किया। वहीं एक पशु चित्रकार थी और मूर्तिकार के रूप में इन्होंने, यानी इन्हें पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में कब प्रतिष्ठा मिली? 1840 में। और 1841 से 53 के बीच में पेरिस सैलून में इनके कई कार्यों का प्रदर्शन किया गया था और इन्हें इंटरनेशनल ख्याति कब मिली? तो इनको इंटरनेशनल ख्याति 1853 में मिली। कब, क्यों मिली थी? इनकी पेंटिंग द हॉर्स फेयर के लिए इनको मिली थी। और इस प्रसिद्ध पेंटिंग का सम्मान करने के लिए फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने 1865 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो था द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने। कब किया था? 1865 में। और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन था? द लीजन ऑफ द ऑनर। इसे मिला था बोनहेर को, जो एक द हॉर्स फेयर के लिए इन्हें इंटरनेशनल ख्याति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का चेयरपर्सन चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, टी राजा कुमार, हरिचंद्र राघवेंद्र को। तो इसका राइट ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरपर्सन चुना गया है। तो इन्हें चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया पर्सन चुना गया है और यह इससे पहले आईटी उद्योग की संस्था नेस्कॉम में चेयरपर्सन रह चुके हैं और इससे पहले यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आईटी इंडस्ट्री गवर्नेंस के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और इससे पहले यह टीसीएस के भी सीईओ रह चुके हैं। टीसीएस जो है टाटा ग्रुप की एक सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है जिसका परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहता है और इसी की वजह से टाटा ग्रुप की सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाली कंपनी टीसीएस ही है। तो कौन नया चेयरपर्सन बना है इन एयर इंडिया का? एस एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन टी राजा कुमार, हरिशंकर सिंह, राघवेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। टी राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। टी राजा कुमार जो हैं सिंगापुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? सिंगापुर के रहने वाले हैं, जिनको हाल ही में FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म के लिए काम करती है। और इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए हुई है? तो इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है, जो 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू होगा। और यह किन के स्थान पे है? तो ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर के स्थान पर इनको चुना गया है। और FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। क्यों हुई थी? G7 द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त को रोकने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए यह स्थापित किया गया था और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तो FATF का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार को। और FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। और यह किस लिए काम करता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म के लिए काम करता है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर से। जय हिंद।